नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की जनगणना 2011। इससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे भारत की जनगणना का इतिहास, कि जनगणना की आखिरकार शुरुआत कब से हुई। तो जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले जनगणना जो है स्वीडन में 1749 में हुआ था, जो कि सिविल सेवा परीक्षा में प्रत्येक साल सेंसस से क्वेश्चन पूछता है और कहीं ना कहीं सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास को करेंगे कि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि भारत की जनगणना का इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले जो जनगणना है स्वीडन में 1749 में देखा गया था और सबसे पहले सर्वप्रथम जो 10 की जनगणना है यूएसए में 1819 में हुआ था। साथ ही साथ ब्रिटिश काल में पहली बार आधुनिक प्रणाली की जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 से माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर रिपन के काल से 1881 से माना जाता है और 15वीं जनगणना 2011 का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2021 में भी जनगणना होने वाला है और बस कुछ समय के बाद 2021 का जनगणना भी स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि साक्षरता दर मापन का जो आय वर्ग है 7 वर्ष माना जाता है और जनगणना 2011 का आयोजन भारत के जो महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर DC चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ था। जैसा कि आपको मैं एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिरकार जो जनगणना है 2011 का जनगणना भारत की 7वीं जनगणना और भारत की 15वीं जनगणना के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ 21वीं शताब्दी की ये दूसरी जनगणना के रूप में इसको देखा जाता है और हमने इसमें महान विभाजन वर्ष जो है 1911 से लेकर के 1921 में जो है -0.31% देखने को मिलता है और महाविस्फोट काल जो है ये परीक्षा में आखिरकार पूछा जाता है 1951 से लेकर के 1981 तक महाविस्फोट काल यहाँ पे माना जाता है। तो आप इसको भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों आगे बढ़े और चर्चा करते हैं कि भारत की जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का 70.5% है, जो कि भारत की जनसंख्या में 2001 से 11 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है और भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% देखने को मिलता है। साथ ही साथ मित्रों भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाए। जनगणना करने का दायित्व जो है केंद्र सरकार को दिया गया है। आप पीटी के लिए इसको याद रखिएगा, कि जनगणना कराने का जो दायित्व है केंद्र सरकार को है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 246 के तहत केंद्र सूची का विषय माना जाता है और इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जनगणना जो है अधिनियम 1948 के तहत भारत के अंदर करवाया जाता है। तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ मित्रों हम देखते हैं कि भारत की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है आपको 1961 से 71 में देखने को मिलता होगा। भारत की जो जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर है वो आपको 1961 से 71 में देखने को मिला होगा, लेकिन कितना 24.80% यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्ष की स्थिति आया,
जिसके कारण अकाल और महामारी का प्रकोप था। याद होगा आपको 1911 और 1921 के दशक में, 1911 1921 के दशक में आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा और हमने इसको चर्चा भी किया है कि उस समय पर किस प्रकार जनसंख्या में कमी देखने को मिला है, उस समय जो है किस प्रकार से जनसंख्या में हमें कमी देखने को मिला है और यहाँ पे अकाल और महामारी का प्रकोप था। कई लोग जो है भुखमरी के कारण, अकाल के कारण और महामारी के कारण लोग यहाँ पे मर गए थे। साथ ही साथ हमने इस टाइम पर देखा था कि चेचक जैसी बीमारियां भी यहाँ पे देखने को मिला था, जिससे कि कई सारे लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हुए थे और मर गए थे। अकाल आया था, सूखा पड़ गया था, तो ये सारी स्थिति यहाँ पे देखने को मिली थी। साथ ही साथ हम अगर आगे बात करें नगरीकरण की दृष्टि से जो है भारत का जो माध्यम है निम्न नगरीकृत देश के रूप में यहाँ पे हम इसको जानते हैं। तो इन बातों को भी आप लोग याद रखने का प्रयास करिएगा। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं कि आखिरकार जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये किस में शामिल है। तो इसको जो है केंद्रीय गवर्नमेंट ने जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है समवर्ती सूची में इसको शामिल किया है और 2001 की जनगणना का जो कार्य है जयंत कुमार जो दाटिया के कार्यकाल में हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पीटी में अक्सर पूछ लिया जाता है यूपी जैसे पीसीएस में। और साथ ही साथ यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले जो है अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, और इसको जो है पुदुचेरी के कुरगुम में आपको जो है देखने को मिलेगा और यहाँ पे याम जो है 77.15% देखने को मिलता है। तो इसको भी आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। ये आपको मैं मैपिंग के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है और सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका गोवा है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये जनगणना के हिसाब से ये सारी चीजें तय की जाती हैं और 2011 की जनगणना के हिसाब से इसको पूछा जाता है और हाल ही के कुछ परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो साथ ही साथ दोस्तों हम आगे चले तो आगे हम देखते हैं शीर्ष जनसंख्या। आखिरकार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है हम बात करें तो सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान पे जो है हम 3 है ना, एक हम इसको यूपी और एमपी एम से महाराष्ट्र और बी से बिहार, है ना, यूपी एमबी करके हम इसको याद कर सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलता है 19.981 करोड़ इतनी जनसंख्या है और महाराष्ट्र में 11.237 देखने को मिलता है और साथ ही बिहार में आपका 10.409 ये करोड़ों में जनसंख्या देखने को मिलता है। तो ये पीटी में प्रत्येक साल पूछा जाता है और सबसे ज्यादा प्रश्न यूपीएससी में इससे आता है और पहले जो प्रश्नल है था इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें अब कम हो रही हैं। बात हम केंद्र शासित प्रदेश की करेंगे जनसंख्या के आधार पे तो दिल्ली में, है ना, दिल्ली जो है आपका दिल्ली में जनसंख्या जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और जनसंख्या भी आप यहाँ पे संख्या में देख सकते हैं। आपको याद रहे कि डाटा याद करने की जरूरत नहीं है और आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है दिल्ली, साथ ही सेकंड नंबर पे पुदुचेरी और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ आता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। साथ ही साथ आगे बढ़े मित्रों तो बहुत ही जो राज्य है हम राजस्थान के बारे में हमने बात किया और जनसंख्या के दृष्टि जो व्यू है उसको भी देखें तो एक डायग्राम बेस से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। याद आपको जल्दी हो जाएगा इसलिए मैंने
ये डायग्राम को यहाँ पे मेंशन किया था। और जो है आपका जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है आपका सिक्किम है। तो इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। और जनसंख्या के दृष्टि के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है दिल्ली है, और सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है लक्षद्वीप माना जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आगे बढ़ें। अगर यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम दोस्तों बात करें कि देश का जो प्राकृतिक समृद्धि दर 14.4 देखने को मिलता है, और शीर्ष प्राकृतिक समृद्धि दर वाले 4 राज्यों का क्रम जो है बिहार सबसे आपका है, बिहार 21.0, उत्तर प्रदेश 19.5 और राजस्थान 19.1 और मध्य प्रदेश 18.4। ये देखने को मिलता है आपका जो है शीर्ष प्राकृतिक समृद्धि वाले 4 राज्यों का क्रम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये तो हमने बात किया शीर्ष प्राकृतिक वाले, और साथ ही साथ हम चर्चा करते हैं कि न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि वाले की बात करें तो सबसे जो है स्थान पे गोवा, और गोवा के पीछे अगर बात करें तो केरला के साथ साथ यहाँ पे तमिलनाडु और त्रिपुरा और पंजाब दोनों का जो स्केलिंग है 9 पॉइंट देखा जाता है। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप अपने डाउट को यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम मित्रों आगे बढ़े तो कई सारी जानकारियां हैं जो कि आपको बताना जरूरी है। और संघीय क्षेत्र में शीर्ष और न्यूनतम प्राकृतिक समृद्धि दर जो है दादर और नगर हवेली जो कि 31 देखने को मिलता है, और लक्षद्वीप 8.5 का रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीर्ष मृत्यु दर वाले 4 राज्य जो है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर होते हैं वो आपका उड़ीसा फर्स्ट ऑफ ऑल, MP सेकंड, छत्तीसगढ़ थर्ड और फोर्थ में आसाम को देखा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा क्योंकि ये सारी चीजें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। साथ ही साथ मित्रों आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि शीर्ष मृत्यु दर वाले राज्य तो हमने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा किया ही, और न्यूनतम मृत्यु दर वाले जो राज्य हैं आपका नागालैंड, मणिपुर, दिल्ली, मिजोरम, ये देखने को मिलता है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा में ये पूछा जाता है क्रम लगाने के लिए, इसको जो है क्रम अनुसार लगाने के लिए ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पूछा जाता है। साथ ही साथ मित्रों चर्चा करेंगे, और चर्चा में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भारत में उच्चतम शिशु मृत्यु दर वाले 4 राज्य जो है असम एवं मध्य प्रदेश दोनों में है 54, उड़ीसा 51 और उत्तर प्रदेश जो है 50 नंबर पर ये माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूनतम मृत्यु दर वाले 4 राज्य जो है गोवा, मणिपुर, केरला, नागालैंड ये देखा जाता है। और हमेशा जो है जनसंख्या वृद्धि दर इक्वल संशोधित जन्म दर माइनस संशोधित मृत्यु दर को यहाँ पे देखा जाता है। तो इस फार्मूलों को भी आप लोग जो याद कर लीजिएगा, कई बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़े, कोई डाउट हो तो आप बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि भारत में 15 वर्ष से 49 वर्ष के बीच की जो उम्र को हम प्रजनन काल कहते हैं, और इसमें जो है 2013 में सकल प्रजनन दर जो है 2.3 देखने को मिला था, और यहाँ पे राष्ट्रीय जन्म दर जो है 21.4 हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय जन्म दर जो है सबसे अधिक हमने बात किया था राष्ट्रीय जन्म दर की, तो यहाँ पे बिहार सबसे ज़्यादा। कम की बात करें तो गोवा। आप इसको जो है एक मैप ड्रॉ करके आप देख सकते हैं। मैप को अगर आप ड्रॉ कर लें और इसको हम कुछ इस प्रकार से, क्योंकि मैप में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लें और इस पे इंडिकेट कर लें सारे चीज़ों को, तो यहाँ पे आप बिहार को दिखा सकते हैं, और फिर यहाँ पे बिहार के साथ साथ यहाँ पे आप गोवा को दिखा सकते हैं।
और साथ ही साथ आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश को भी बिहार के बगल में इंडिकेट कर सकते हैं, फिर त्रिपुरा को इसके बीच में यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, और एमपी को यहाँ पे राष्ट्रीय जन्म दर में जो सर्वाधिक स्थान रहा है, तीसरा स्थान रहा है, आप इसको एमपी में भी इंडिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप केरल में जो न्यूनतम रहा है, कम जनसंख्या रही है, तो उसको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो मैप बनाने से आपका क्या है कि थोड़े से अगर जो ज्योग्राफी वगैरह का मेंस का पेपर है उसमें आप बनाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा अंक अच्छे अर्जन हो जाते हैं, अच्छे अंक आपको मिल सकते हैं। यदि यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो बताइएगा, आगे बात करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग जनसंख्या और संसाधन संबंध पर व्यवस्थित और विचार प्रस्तुत करने का प्रथम श्रेय रॉबर्ट मॉथलस का जाता है ना। यहाँ पे जो प्रथम श्रेय की बात करते हैं कि जनसंख्या और संसाधन जो संबंध है इसको व्यवस्थित और विचार यहाँ पे प्रस्तुत करने का सबसे पहले जो सोचा था, विचार किया था कि हाँ, हमें जनसंख्या का और संसाधन का जो है संबंध, इनको हमें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और कहीं ना कहीं इनको हमें सेव करना, सुरक्षित करना भी चाहिए। चाहे वो मानव की जनसंख्या हो, हमें काउंट करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हम प्राकृतिक आधार पर जो है आधारित जनसंख्या सिद्धांत का प्रथम जो प्रतिपादक हैं वो मैल्थस ने दिया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये अक्सर क्या है कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ मित्रों आगे बात करेंगे तो कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, तो केरल में, आप लोग बहुत आसानी से बता देते हैं। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग तो आप इसको बिहार ही बताएंगे, बिहार ही बताएंगे। और ये परसेंटेज भी कई बार पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज था केरल का, तो 94% केरल में लोग जो है साक्षरता दर यहाँ पे देखने को मिलता है। और सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार में 61.8% देखने को मिलता है। दोस्तों राज्य की बात तो हो गई है, राज्य के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि सबसे पढ़ा लिखा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए लक्षद्वीप 91.8% ये पढ़ा लिखा है। और सबसे कम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादर व नगर हवेली 76.2% पढ़ा लिखा है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पीटी में पूछता है और कई बार जो है आपको फैक्ट पता नहीं रहता है तो आप जो है स्टेटमेंट को भी गलत करके आ जाते हैं। तो ये समस्या से बचने के लिए आप इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। आगे बात हम करते हैं कि भारत में जब 1951 में भारत की जो साक्षरता दर है 73% देखी गई थी, और यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले जो है नागालैंड के लंगलेंग और फिकार में ये चीज़ें देखने को मिलती थी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं ये। और यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य जो है, या हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली, और यहाँ पे दामन द्वीप की भी बात करें तो ये जनसंख्या आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपनी बातों को रखते हैं और देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाले दो जिले जो हैं अरुणाचल प्रदेश के जो है दिबांग घाटी, यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाली बात है तो यहाँ पे आपके जो 7,948 जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलती है। और फिर अंजनाब यहाँ पे 2108, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और 2001 और 11 के बीच में कुल नए बने जो जिले हैं वो 47 जिले नए बने हैं, तो इन जिलों को भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, हालांकि पूछता नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए। और विश्व के क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी जो है 2.4% है, तो इसको तो आप याद रखिएगा ही। और राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब हुई थी, तो फरवरी 2003 में हुई थी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ तक इस बात को भी समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं फैक्ट इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि परीक्षा में डायरेक्टली रूप से पूछा जाता है, कहानी तो पूछता नहीं है, तो यही चीज़ हम
आपको बताने का प्रयास करें ताकि आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत पकड़ बना सकें। साथ ही साथ दोस्तों हम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना जो है 11 मई 2000 को हुई थी। और जनसंख्या विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ये यूपीपीसीएस में कुछ साल पहले भी पूछा गया था और यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। साथ ही साथ में भारत में विकलांग जनसंख्या कितना है? तो 2.21% देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुल विकलांग जनसंख्या में सर्वाधिक दृष्टि विकलांग यानी कि जो देख नहीं सकते हैं वो 20.6% देखने को मिलता है। और न्यूनतम श्रवण विकलांग जो सुन नहीं सकते हैं वो 5.8 है ना, 5.8% लोग जो है यहाँ पे इंडिया में सुन नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें हम आगे कि वर्ष 2011 की जनगणना में विकलांगों की सर्वाधिक जो संख्या थी वो उत्तर प्रदेश में थी। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ये सारे जो पीटी फैक्ट्स हैं आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और नोट करने के साथ साथ आप इसको जो है आप करंट अफेयर के साथ में पढ़ भी रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये ज्योग्राफी का पार्ट्स है और इसको हमने ज्योग्राफी में आपको भी पढ़ाया था ये सारे चैप्टर। और कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछिएगा, हम आगे अपनी बातों को बढ़ाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ हम बात अब करेंगे लिंग अनुपात की बात करेंगे। तो लिंग अनुपात देश की कितनी है? तो लिंग अनुपात देश की जो है 943 है। यानी कि 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं हैं, है ना। तो यहाँ पे 2001 की तुलना में हम 2011 की जनगणना के हिसाब से लिंग अनुपात में 10 अंकों का सुधार हुआ है ना। 10 अंकों का यहाँ पे सुधार देखा जाता है। अगर हम 2011 में जो है मित्रों बात करें कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों का लिंग अनुपात जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपका 919 माना जाता है। साथ ही साथ मित्रों हम देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात वाला राज्य है केरला है, 1084 यहाँ पे माना जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और 879 है ना, 879 यानी कि आपको इस जनसंख्या को भी यहाँ पे याद रखना है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? पुदुचेरी, है ना, 1037। और कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव 618। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे तभी परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना आप सोचेंगे कि हमारे चीजों को बना बनाया मिल जाए तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे सर्वाधिक शिशु जो है 0 से लेकर के 6 और लिंग अनुपात वाले जो केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे जो है 968 है। और न्यूनतम शिशु जो है 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे जो है लिंग अनुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है, जो कि 834 ही यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे बात ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे हम न्यूनतम शिशु जो है 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के लिंग अनुपात की वाली बात से राज्य जो है दिल्ली 871 देखने को मिलता है। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच में अगर हम तुलना करते हैं तो 0 से लेकर के 6 वर्ष के लिंग अनुपात में कमी जो है 927 थी पहले 2001 में, लेकिन यहाँ पे 1919 ही संख्या मिलती है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है। साथ ही साथ अनुपात की बात करें तो 1901 में 972 लिंग अनुपात था। स्थिति थोड़ी सी ठीक थी कि अधिकतर लोगों की शादी यहाँ पे हो जाती थी 1000 पे, तो यहाँ पे और कुछ लोग कुमारे भी रह जाते थे। तो यहाँ पे 1901 के बाद 1951 की बात करें तो 1951 में 946 लोग, यानी कि यहाँ पे संख्या जो है धीरे धीरे गिरते ही जा रही थे। और आगे बात करें 2011 की तो यहाँ पे भारत में लिंग अनुपात, लिंग संरचना जिसे हम कहते हैं 943 ही माना जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी लिंग अनुपात में सबसे अव्वल रहा है।
और प्रथम स्थान पर रहा है, जिसमें आपका 1037 और लक्षद्वीप जो है 947 और अंडमान निकोबार जो है 876 ये लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखा जाता है। तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मित्रों आगे बात करेंगे, कई सारे टॉपिक हैं, समझना आपके लिए बहुत ही अधिक है। और यहाँ पे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जो जिले हैं वो माहे पुदुचेरी 1176 और अल्मोड़ा उत्तराखंड जो है 1139 देखे जाते हैं। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले जो है दमनदीप जो है 533 और ले जम्मू कश्मीर में 583 देखे जाते हैं। यानी कि हमने सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 2 जिले भी बताए हैं, जिसमें पुदुचेरी उत्तराखंड का नाम आता है, और साथ ही साथ हमने न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले भी बताए जिसमें दमन और लेह का भी नाम आता है। तो इसको भी पीटी फोकस के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम शीर्ष लिंग अनुपात की बात करते हैं तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि पहले नंबर पे तो केरला होता ही है, और फिर तमिलनाडु है ही 996 नंबर के साथ, और फिर आंध्र प्रदेश 993 के साथ है। सबसे लिंग अनुपात राज्य की बात करें तो आप इसको जो है आप जो है मैपिंग के माध्यम से भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसको इंडिकेट करके समझा भी सकते हैं। तो कोई डाउट हो बताइएगा। मैं मैपिंग के लिए बार बार आपको फोर्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैपिंग से कई सारी चीज़ें जो है आपको कवर अप हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शीर्ष लिंग अनुपात की बात करें मित्रों तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश में 0 से लेकर के 6 वर्ष में सबसे ज़्यादा जो है 972 देखने को मिलता है। साथ ही साथ मित्रों मिजोरम मेघालय 970 और छत्तीसगढ़ में 969 देखने को मिलता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ मित्रों आगे बढ़ें, शीर्ष लिंग अनुपात अगर हम 0 से 6 में केंद्र शासित प्रदेश को भूलेंगे नहीं, और अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे 968 और यहाँ पे पांडिचेरी को हम 967 नंबर के साथ इनको मानते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। और साथ ही साथ मित्रों हम आगे बात करेंगे तो 2001 से और 2000 आपका जो है 11 के बीच में 0 से लेकर के 6 वर्ष के बीच में लिंग अनुपात में सबसे सर्वाधिक कमी वाला राज्य जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे -79 माइनस हुआ, यानी कि 2001 से 2011 के बीच में यहाँ पे माइनस हुआ। और यहाँ पे 2001 से 2011 के बीच में 0 से लेकर के 6 वर्ष के लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि वाला जो राज्य है पंजाब, यहाँ पे पंजाब में वृद्धि हुई। जम्मू कश्मीर में तो माइनस में चला गया 79, लेकिन पंजाब में 48 प्लस में जा रहा है 2001 और 2011 के बीच में कंपेयर करें तो ये चीज़ आप लोगों को पीटे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपी में या यूपी पीसीएस के साथ साथ आपके कई सारे स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है। न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंग अनुपात के बारे में हम बात करेंगे मित्रों, हरियाणा की बात करेंगे जिसमें 80-79 है ना लिंग अनुपात है। हमने बताया था न्यूनतम लिंग अनुपात यानी कि कम संख्या, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पे और सिक्किम थर्ड नंबर पे आता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और न्यूनतम लिंग अनुपात जो है 0 से लेकर के 6 वर्ष की बात हम करते हैं तो हरियाणा फिर से अव्वल स्थान पर है, और पंजाब जो है 846 के साथ सेकेंड नंबर पे है, और जम्मू कश्मीर जो है आपका 862 के साथ तीसरे नंबर पर है। न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करेंगे तो यानी कि सबसे कम हरियाणा में ही देखा जाता है। मित्रों इसके साथ साथ हम न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश और लिंग अनुपात की बात करें तो दिल्ली में 871 है, अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था, और चंडीगढ़ में जो है 880 देखा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप जो है पीटी के लिए याद कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे भारत में कुल साक्षरता दर है जो पढ़े लिखे पीपल्स हैं वो 73% है, और भारत में पुरुष साक्षरता जो पुरुष पढ़े लिखे हैं वो 80.9 है ना, 80 जो है 9% यहाँ पे लोग पुरुष पढ़े लिखे हैं। यानी कि आप लोग जो है
जो है पुरुष आदमी लोग पढ़े लिखे हैं और भारत में महिला जो है पढ़ी लिखी हैं 64.6%। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक जो पढ़े लिखे जिले में आता है वो मिजोरम का जिला सरचिप करके आता है। इसमें 98.76% वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये पीटी में पूछता है तो याद रखिएगा, इसको जो है मजे में और हवा हवाई के साथ पढ़ने का प्रयास मत करिएगा, समझ करके पढ़ने का प्रयास करिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा कि न्यूनतम साक्षर जिला जो है अलीराजपुर मध्य प्रदेश जो है 37 यहाँ पे 22% ही लोग पढ़े लिखे हैं। और जो अनपढ़ों की संख्या में सबसे कम जो है संख्या देखी जाती थी और यहाँ पे निरक्षर की संख्या में जो सर्वाधिक कमी यहाँ पे थी वो यहाँ पे 1991 से 2001 में देखी जाती थी। और यहाँ पे 1951 से लेकर के 2001 में जो है स्त्री जो है 1951 में 8.86% पढ़ी हुआ करती थी और 2011 में 64.6% है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग अब जो है लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर जो है समझ में आने लगा कि हम अगर इस पीढ़ी में पढ़ लेंगे तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ी जो है तर जाएगी, यानी कि अच्छा कर जाएगी। यहाँ पे न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर जो है बिहार में आपका देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका जो है 51.5% यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो है बिहार की बात करें तो 71.2% यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसको हम जो है शीर्ष साक्षरता वाले राज्यों को अगर प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत में हम मित्रों यहाँ पे है ना, कुछ भी हो जाए केरला को तो हम बोल नहीं सकते हैं और मिजोरम आपका है ही दोस्त, और जो है गोवा को भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए और ये जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, भाई ऐसी बात नहीं है कि परीक्षा में नहीं आती है, परीक्षा में आती है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर यहीं पे सबसे ज़्यादा है ना। जो महिला लोग पढ़ी लिखी हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूप से 92.1% और सबसे ज़्यादा जो पुरुष यहाँ पे पढ़े हैं केरला में ही 96.1। और जनसंख्या जो है 2011 के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि देखने को मिली थी, कितना तो 8.16% का। और सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि दर वाला जो दशकीय है इसमें बात करेंगे 1991 से लेकर के आपका 2001 तक जो है 12.63% यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। साथ ही साथ हम आगे बात करें, चर्चा करें तो यहाँ पे साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है ही आपका 91.8% से आगे। और यहाँ पे दमनदीप जो है 87.1 और अंडमान निकोबार जो है 86.6 ये देखा जाता है यहाँ पे आपका साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में जो है किस प्रकार से रहा है। इसके साथ साथ न्यूनतम साक्षरता दर जो है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें बिहार 61.8, अरुणाचल प्रदेश 65.4, राजस्थान 66.1, ये सारे चीज़ें देखने को मिलता है। तो पीटी पॉइंट ऑफ से आप इसको देखिएगा और यहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो आप इसको बता भी सकते हैं। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट